साल 1963 बाथ पार्टी ने इराकी गवर्नमेंट का तख्ता पलटकर खुद को इराक का करता धरता बनाया। इराक के प्रेसिडेंट बने अहमद हसन अल बकर। इसी के साथ अहमद हसन अल बकर ने अपने कजिन सद्दाम हुसैन को बाथ पार्टी या यूं कहे कि अपने सत्ता में इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया। इंपॉर्टेंट पोजीशन देना ही था, आखिर सद्दाम हुसैन ने कोई कसर छोड़ी न थी बाथ पार्टी को इराक की सत्ता देने में। सत्ता पर काबिज होते ही बाथ पार्टी ने इराकी फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल करीम कासिम की सरेआम हत्या कर इराकी नागरिकों को साफ साफ संदेश दिया कि आगे वे कितनी क्रूरता दिखाने वाले हैं। इसके बाद वायलेंस और टॉर्चर के दम पर इराकी रेवोल्यूशनरीज या यूं कहे कि बाथ पार्टी के दुश्मनों को एक एक करके उनके अंजाम पहुंचाया। इस एक्सट्रीम टॉर्चर और वायलेंस को अंजाम सद्दाम हुसैन पहुंचाते। इराक के रॉयल पैलेस को टॉर्चर चैम्बर में तब्दील कर दिया गया। ऐसा कहा जाता था कि रॉयल पैलेस में जिसे भी ले जाया जाता वह अधमरा या मृत हालत में ही वहां से निकलता। जो भी सर्वाइवर्स वहां से निकलते उनके अनुसार सद्दाम हुसैन इस रॉयल पैलेस और टॉर्चर चैम्बर का राजा था। सद्दाम हुसैन अपने ओपोनेंट्स के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते। सब कुछ अंडर कंट्रोल दिख रहा था, बट अंडर कंट्रोल था नहीं। हुआ कुछ ऐसा कि बाथ पार्टी को 1 साल के भीतर तख्ता पलट का सामना करना पड़ा और यह तख्ता पलट किया इराकी आर्मी ने। इराकी आर्मी ने तुरंत बाथ पार्टी के टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग सद्दाम हुसैन को जेल में बंद कर दिया। जेल के दौरान सद्दाम हुसैन ने अपना वक्त यह सोचने में बिताया कि सब कंट्रोल में होने के बावजूद बाथ पार्टी की सरकार गिरी कैसे और उसे वापस पावर में आने के लिए क्या करना होगा। सद्दाम ने यह डिस्कवर किया कि बाथ पार्टी पूरी तरह से आर्मी पर डिपेंडेंट थी। ज्यादा भरोसे के चक्कर में ही सभी जेल में बंद है। सद्दाम ने मन ही मन में तय किया कि वह अपने खुद की आर्मी बनाएंगे। ऐसी आर्मी जो पावर के साथ साथ उन सभी को अपने रास्ते से हटाने की ताकत रखे जो उसके सामने आए। जेल में 2 साल रहने के बाद अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू सद्दाम जेल से भागने में कामयाब हुआ। जेल से भागने के बाद वह बाथ पार्टी का सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर बना। सद्दाम ने फिर अपने खुद की फौज बनाई। सद्दाम के सेना के दम पर ही साल 1968 में एक बार फिर बाथ पार्टी की सत्ता इराक पर राज करने को तैयार हो गई। सद्दाम हुसैन को इस जीत के साथ इराक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। आमतौर पर यह एक बहुत बड़ा उछाल था सद्दाम के करियर के लिए, लेकिन सद्दाम इतने में कहां संतुष्ट होने वाला था। ही वॉन्टेड मोर पावर, इमेंस पावर, और इस पावर पाने के रास्ते में बहुतों की बलि सद्दाम चढ़ाने वाला था, यहां तक अपनों की भी। सद्दाम एक टायरेंट की हिस्ट्री कैसे लिखने वाला था, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। साल 1979 सद्दाम हुसैन एक दिन अचानक प्रेसिडेंट अहमद हसन अल बकर के ऑफिस जाता है और उनसे कहता है कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इट्स टाइम टू गेट रिटायर। फिर क्या, अगले दिन तुरंत प्रेसिडेंट अहमद हसन अल बकर टेलीविजन पर लाइव जाकर अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। साउंड सिंपल राइट, बट ऐसा था नहीं। हकीकत तो यह था कि अहमद हसन अल बकर को सद्दाम हुसैन ने साफ साफ कहा था कि सत्ता चुपचाप दे दो या फिर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। दरअसल सद्दाम ने यह इमेंस पावर पाने की शुरुआत साल 1968 अपने वाइस प्रेसिडेंट बनने के साथ ही कर दी थी। सद्दाम ने पॉलिटिकल कनेक्शन स्ट्रांग बनाने शुरू किए, बिजनेसमैन को खुश करना शुरू किया, हर वह इंपॉर्टेंट व पावरफुल लोगों का ट्रस्ट जीत अपना इनर सर्कल बनाया। हाँ, बहुत से लोग सद्दाम से खुश न थे और आगे चलकर उसे परेशान करे यह सद्दाम को साफ साफ दिख रहा था, बट सद्दाम न्यू हाउ टू हैंडल देम। वापस आते साल 1979 में जब सद्दाम के पास इराक की गद्दी थी, सबसे पहले सद्दाम ने एक ओपन मीटिंग रखी जिसमें बाथ पार्टी के सभी ऑफिशियल्स व हाई रैंकिंग डिफेंस ऑफिसर से लेकर बिजनेसमैन सभी हाजिर थे। सद्दाम हुसैन स्टेज पर चढ़ अपने फेमस सिगा स्टाइल से यह कहता है कि यहां कई लोग ऐसे हैं जिसे मेरे लीडरशिप से ऐतराज है। इसी के साथ वो एकाएक सीरियस हुआ और इसी के साथ बाथ पार्टी का एक टॉप मेंबर अब्दुल हुसैन मशादी स्टेज पर चढ़ता है और यह एक्सेप्ट करता है कि वह सद्दाम से नाखुश था और उसने सद्दाम के खिलाफ षड्यंत्र रचा है कई सारे लोगों के साथ मिलकर, जबकि हकीकत यह थी कि मशादी को यह स्पीच बुलवाई गई थी। हकीकत में सद्दाम ने मशादी को जेल में बंद कर
उसकी पत्नी और बच्ची को उसके सामने खड़ा कर दिया। उसके सामने दो ऑप्शंस रखे गए। पहला, या तो मशादी जेल में बैठ अपने पत्नी और बेटी का गार्ड्स द्वारा बलात्कार देखे। दूसरा, या तो कन्फेस करे सबके सामने कि ही वॉज प्लॉटिंग अगेंस्ट सदाम। मशादी चोज ऑप्शन 2। इसके बाद स्टेज पर से मशादी ने एक एक करके वह नाम लेने शुरू किए जो सद्दाम के अगेंस्ट थे। जिन जिन नाम को मशादी पॉइंट आउट करता उनको सद्दाम के आर्मी पर्सनल बाहर ले जाकर शूट कर उन्हें खत्म कर रहे थे। क्राउड में मौजूद सभी लोगों को डर लगना शुरू हुआ। डर के माहौल में सभी सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे थे कि अगला नाम उनका ना हो, लेकिन जिनका नाम आता वह रोने और बिलबिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अपने अपने नाम सुनने पर लोग दया की भीख मांगते, पर सद्दाम के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के सामने उन नामों को मौत के अलावा और कुछ न मिला। इस डरावने मंजर से सिर्फ एक बार में ही पूरा इराक सद्दाम के सामने आत्मसमर्पण कर बैठा। बाथ पार्टी पर्ज इंसिडेंट से प्रसिद्ध यह इंसिडेंट इराक के सबसे डार्क और खतरनाक हिस्ट्री में अपनी जगह बनाने में सफल रहा। सद्दाम ने इराक को तो कंट्रोल कर लिया, बट ही वांटेड टू सेंड मैसेज टू एनिमीज जो इराक से बाहर भी थे। इसीलिए इस पूरे पर्ज इंसिडेंट को सद्दाम ने रिकॉर्ड कर विदेशों में जहां जहां इराकी एम्बेसी थे सब जगह यह रिकॉर्डिंग भिजवाई। यह रिकॉर्डिंग इतनी डिस्टर्बिंग थी कि जो बचे खुचे सद्दाम के विरोधी भी थे वह भी शांत हो गए, सिवाय एक के, और वह था इराकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अब्द अर रजाक अल नाइफ। अल नाइफ इराक के रेवोल्यूशनरी थे। अल नाइफ इराक के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स में से एक थे। साल 1967 में वे इराकी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, हालांकि उनका ड्यूरेशन बहुत कम था। अगर उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो साल 1966 प्रेसिडेंट अब्दुल सलाम अरीफ की हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद अल नाइफ को अगले प्रेसिडेंट यानी अब्दुल रहमान अरीफ का सीनियर एडवाइजर बनाया गया। इसके पश्चात उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बनाया गया। उनके चाहने वालों का यह मानना था कि अल नाइफ रेवोल्यूशनरी आइडिया से परिपूर्ण एक बेखौफ और बेबाक लीडर थे। वे कम्युनिज्म और सोवियत एक्सपेंशन का खुलेआम विरोध करते। अल नाइफ प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन तो थे, पर सद्दाम के दुश्मनों में से एक थे। सद्दाम खुलेआम अल नाइफ को हरा न पाए जब तक वे इराक के गद्दी पर न बैठे। इराकी वाइस प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के पावर में आते ही अल नाइफ का इराक में रहना मुश्किल होने वाला था। तो बस इससे पहले उनका हाल बुरा होता कि वे लंदन फैमिली के साथ भाग खड़े हुए। लंदन से वे सद्दाम सरकार की कड़ी निंदा करते, अपने व्यूज को बेबाक रखते यह सोचकर कि लंदन से इराक दूर है, बट दूर बैठे सद्दाम को अल नाइफ की बातें और पॉलिटिकल व्यूज चुभते। सद्दाम ने मन ही मन सोच लिया कि अल नाइफ नीड्स टू बी शट। यह बात है साल 1972 की, जब बाथ पार्टी ने 2 इराकी डिप्लोमेट्स को लंदन भेजा। डिप्लोमेटिक कवर के तहत वे दोनों रूटीन काम के लिए आए थे, पर असल में वे अल नाइफ के लिए आए थे। बात दरअसल यह थी कि अल नाइफ अपने काम से बाहर जाने घर से निकले। घर से बाहर निकलते 2 इराकी डिप्लोमेट्स जो हकीकत में इराकी पुलिस से थे, उन दोनों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई अल नाइफ पर। अल नाइफ की पत्नी भी वहां मौजूद थी। उनकी पत्नी बीच में आकर उनको डिफेंड किया, जिस चक्कर में वो सीरियस घायल हुए। फायर बुलेट्स अल नाइफ की पत्नी को जाकर लगी। तुरंत अफरा तफरी मची और उन 2 इराकी गार्ड्स को भागना पड़ा। अल नाइफ की पत्नी का तत्कालिक सर्जरी हुआ। शी वॉज सेफ लेटर ऑन। इस इंसिडेंट की कड़ी निंदा हुई लंदन में। सद्दाम हुसैन के लिए यह करारी हार थी। जब तक सद्दाम हुसैन पूरी तरह से सत्ता पर नहीं बैठता तब तक चुपचाप बैठना ही उसने सही समझा, और वह वक्त आया भी 6 साल बाद। इस बार अपने सबसे बड़े क्रिटिक अब्द अर रजाक अल नाइफ को मारने के लिए सद्दाम हुसैन वॉज ऑल सेट। इस बार प्रॉपर प्लानिंग के बिना सद्दाम कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था। सबसे पहले अल नाइफ के मूवमेंट्स को पूरी तरह ट्रैक किया सद्दाम के स्पाइज ने। मूवमेंट्स के श्योरिटी के बाद सद्दाम के 2 एलिट कमांडोज पहुंचे लंदन काम खत्म करने के लिए। यह एलिट कमांडोज की कैपेबिलिटी थी टू गेट थिंग्स डन, और वह हुआ भी। यह 2 एलिट कमांडोज में से एक का नाम सलेम अहमद हसन था, जिसके ताल्लुकात अबू निदाल टेररिस्ट ग्रुप से था। वहीं दूसरे कमांडो का नाम सदौन शाकिर था, जो इराकी सीक्रेट सर्विस मुखबरात का हेड था।
दोनों कमांडोज अंडर फॉल्स इराकी डिप्लोमेट पासपोर्ट के तहत लंदन में दाखिल हुए। दोनों कमांडोज ने यह ट्रैक किया कि अल-नाइफ लंदन के पार्क लेन में स्थित इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में एक मीटिंग के लिए जाने वाला था। बस होटल के बाहर दोनों कमांडोज ने पोजीशन सेट की। अल-नाइफ के होटल के बाहर पहुंचते ही दोनों ने मिलकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और अल-नाइफ को गंभीर हालत में छोड़ वहां से फरार हुए। अल-नाइफ को तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया। हालत बद से बदतर हुई और अल-नाइफ की अगले ही दिन मौत हुई। लंदन में हुए इस वारदात ने ब्रिटेन गवर्नमेंट को गुस्से से भर दिया। तत्कालिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश में रहे तमाम इराकी एम्बेसी को खाली करवाया। सेम चीज सद्दाम ने इराक में किया ब्रिटिश एम्बेसी को खाली करवाकर। इस असैसिनेशन से सद्दाम हुसैन ने अपोजिशन को चिलिंग मैसेज भेजा कि नो मैटर वेयर यू आर, सद्दाम विल फाइंड यू। इस एक्ट ने यह भी प्रूव किया कि सद्दाम के नेटवर्क इराक में तो स्ट्रांग है ही साथ बाहर भी स्ट्रांग है। अपने दुश्मनों के पीछे अगर सद्दाम पड़ जाए तो उसे मारकर ही छोड़ता है, फिर भले ही वो अपने ही क्यों ना हो। इस चीज का प्राइम एग्जाम्पल बनने वाले थे सद्दाम के सन इन लॉज। सद्दाम की बेटी रखात हुसैन से शादी की हुसैन कामल ने और दूसरी बेटी राना हुसैन से शादी की हुसैन कामल के भाई सद्दाम कामल ने। कामल ब्रदर्स सद्दाम हुसैन के इनर सर्कल का खूब अंगत हिस्सा बन चुके थे। हुसैन कामल एक हिसाब से सद्दाम का खूब करीबी बना। हुसैन कामल इराक के एलिट मिलिट्री फोर्स रिपब्लिकन गार्ड का सुपरवाइजर बना। हुसैन कामल का अप्रोच बेहद शार्प व इंटेलिजेंट था। सद्दाम हुसैन के सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक हुसैन कामल बनता जा रहा था। यहां तक इराकी आम जनता से लेकर बड़े बड़े लीडर्स यह मानते थे कि सद्दाम हुसैन का सक्सेसर अगर कोई बन सकता है तो वह सिर्फ हुसैन कामल ही बन सकता है। यह बात लेकिन सद्दाम हुसैन के सन की बेटे उदय हुसैन को गवारा न थी। उदय हुसैन पूरी तरह अपने जीजा यानी हुसैन कामल से जलता था। उसका मानना था कि वह खुद ही इराक के गद्दी का असली हकदार है। उदय हुसैन के बारे में यह कहा जाता है कि बिजनेस और गर्ल्स के मामले में कोई उससे बच नहीं सकता था। उदय हफ्ते में 5 नाइट सिर्फ पार्टी करता। जो लड़की पसंद आए उसे अगवा करना, रेप करना, मार डालना, दुश्मनों को तब तक टॉर्चर करना जब तक उसका मन न भरे। यहां तक यह भी कहा जाता है कि जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वह अपनी महंगी गाड़ी लेकर जाता वहां की लड़कियां अपने आप को टॉयलेट्स में बंद कर देती, परंतु फिर भी लड़कियां बच न पाती। जिस लड़की को वह पसंद करता उसे वह अपने साथ ले ही जाता। इन शॉर्ट, ही वॉज द साइकोपैथ नोटोरियस क्रिमिनल। उसके किसी भी हरकत पे सद्दाम हुसैन ज्यादा रिएक्ट ना करता। यहां तक उसके आतंक से कामल ब्रदर्स भी दूर रहते। बात करें हुसैन कामल की तो सद्दाम ने उसे इराक वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेड तक बना दिया। यहां तक आगे चलकर न्यूक्लियर प्रोग्राम हेड भी बनाया। हुसैन कामल के कांस्टेंट ट्राइज से उदय परेशान होता जा रहा था। वह हर संभव प्रयास करने लगा कि हुसैन कामल का डाउनफॉल हो। उदय का यूं पीछे पड़ना हुसैन कामल को भी परेशान कर रहा था। उसे इस बात का डर कांस्टेंट बना रहता कि अगर उदय इराक की सत्ता संभालता है तो उसका यानी कामल ब्रदर्स का जान से मरना निश्चित है। कांस्टेंट थ्रेट और साजिश के चलते हुसैन कामल ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। एक रात कामल ब्रदर्स उनके पत्नियों और बच्चों के साथ इराक से भाग निकले और भागकर गए भी कहां? जॉर्डन। जॉर्डन में इंस्टेंट असाइलम मिलने के बाद कामल ब्रदर्स ने CIA और MI6 के साथ काम करना शुरू किया। हुसैन कामल CIA के सामने और ओपन मीडिया जैसे CNN के समक्ष इराक न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बोले जा रहा था। सद्दाम सबसे पहले हुसैन कामल का जॉर्डन भागना इस बात से खूब नाराज हुआ। उस पर से CIA और MI6 के सामने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्क्लोज करना यह उसके सहन करने की सीमा से बाहर था। सद्दाम के दिमाग में गुस्सा पूरी तरह घर कर गया, परंतु फिर भी शांति से काम लेकर उसने अपनी दोनों बेटियों को कॉल किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वो सब कुछ भूल एक नया स्टार्ट करेंगे, बस वे अपने पति और बच्चों के साथ इराक वापस आ जाएं। ठीक वैसा ही हुआ। बेटियों के साथ कामल ब्रदर्स इराक पहुंचे यह सोच के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट सद्दाम हैड डिफरेंट प्लान। घर पहुंचते ही सद्दाम ने अपनी दोनों बेटियों राणा हुसैन और रघात हुसैन से जबरदस्ती अपने पतियों से डिवोर्स करवाया। दोनों बेटियों ने डिवोर्स तो दे दिया, बट यह रिक्वेस्ट किया कि उनके पतियों को कुछ ना किया जाए।
सद्दाम हुसैन ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एंड दे वर फ्रीड फॉर दैट मोमेंट। 3 दिन बाद यानी 23 फरवरी 1996 को एक खबर पूरे इराक को शॉक में डाल दी। वह खबर थी कि कामल ब्रदर्स जिस विला में रह रहे थे उस पर एक खतरनाक अटैक हुआ जिसमें दोनों भाइयों की मौत हुई। इस अटैक के पीछे का कारण फैमिली राइवलरी को कहा गया। यह बात बाहर निकली कि कामल ब्रदर्स की मौत उनके परिवार में इनर कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुई, परंतु हकीकत कुछ और ही थी। सद्दाम हुसैन ने अपने दोनों बेटे उदय हुसैन और खुसे हुसैन को कामल ब्रदर्स को उनके अंजाम पहुंचाने भेजा। उदय ने यह काम बड़े खुशी से किया। आखिर अपने दुश्मन को मारने का मौका वह कैसे छोड़ता। कामल ब्रदर्स की मौत से पूरा इराक दहल गया। सबको यह संदेश पहुंचा कि सद्दाम अपने गद्दारों को कभी नहीं बख्शेगा, चाहे वह उसके परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो। सद्दाम इराक की गद्दी कभी न छोड़ने की कसम खाई थी। ही वॉज अ ट्रू टायरेंट, और एक असल टायरेंट कभी भी अपने इमोशंस को आगे नहीं आने देता। जरा सा भी विद्रोह का संकेत या किसी का यह कहना कि मैं यह काम आपसे बेहतर कर सकता हूं, या किसी भी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं। कामल ब्रदर्स को मारना आधा काम था। सद्दाम हुसैन ने दोनों की लाश को गाड़ी से बांध पूरे शहर में घसीटा। यह मंजर देख पूरा इराक दहल उठा। आप सब इसे कोल्ड हार्टेड मैन कहेंगे, लेकिन सद्दाम इसी तरह अपने राइवल्स को पैरों के नीचे रखता, फिर चाहे वह कोई भी हो, कोई भी। तो दोस्तों, यह वीडियो थी उस टायरेंट के बारे में जिसने अपनी खुद की दुनिया बनाई, खुद की इंटेलिजेंस यूनिट, खुद का साम्राज्य, खुद के नेशनल वेल्थ से कमाए बिलियंस एंड व्हाट नॉट। उसने सिर्फ एक चीज की डिमांड की कि कोई उसके विरुद्ध न जाए या गद्दारी ना करे, और जिसने यह किया वह सद्दाम की क्रूरता का इतिहास बना।